दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और तैयारी अपनी धूमधाम से कर रहे होंगे। दोस्तों हमने डाइजेशन सिस्टम खत्म कर दिया है, नर्वस सिस्टम भी खत्म कर दिया है और जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो रिस्पायरेटरी सिस्टम चल रहा था, जिसको हिंदी में कहते हैं श्वसन तंत्र। हमने जान लिया था दोस्तों कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैसों के आदान प्रदान के कारण ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। उसी को क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन यानी श्वसन कहते हैं। बाकी सारी चीजों को हमने कैसे, प्लांट से ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज को हम खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। वह डाइजेस्टेड फूड हमारे ब्लड के माध्यम से हमारे कहाँ पे पहुंचता है? कोशिका में पहुंचता है। और कैसे हम सांस लेते हैं, सांस में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को हमारे लंग द्वारा ब्लड में भेज दिया जाता है और जो ब्लड होता है वह हृदय यानी हार्ट में जाता है। हार्ट के थ्रू सारे ऑक्सीजन को फिर कोशिका में भेज दिया जाता है। और कैसे कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया वाले हिस्से में कैसे रिस्पायरेशन कंडक्ट होता है और कैसे ऊर्जा निकलती है, ये सारी चीजें हमने जान लिया था। आज हम जानेंगे कि रिस्पायरेशन कितने प्रकार के होते हैं, यानी श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो श्वसन होता है, रिस्पिरेशन होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एरोबिक रिस्पिरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन, इसको हिंदी में कहते हैं इसको वायुवी श्वसन और इसको कहते हैं अवायुवी श्वसन। वायुवी श्वसन यानी नाम से ही हमें पता लग रहा है कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी यह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जबकि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। पहला पॉइंट, यानी इस रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। इस रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, यानी प्रेजेंस होना अति आवश्यक है। अब होता क्या है, हम जानते हैं कि जो कोई चीज मिलके, ए और बी मिलके यदि किसी चीज का निर्माण करते हैं, सी का, तो ये जो ए और बी कहलाते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। और ये जो सी बनता है इससे कहते हैं प्रोडक्ट। यहां तक क्लियर है? वैसे ही दोस्तों जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन जब मिलते हैं दोस्तों, तो ये वहां क्या बनाता है? CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP। दोस्तों जब एरोबिक रिस्पायरेशन होता है तो इसमें यह प्रक्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी का निर्माण करते हैं। जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन यानी जाहिर सी बात है इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज, यहां से मैं डिवाइड कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आए। तो इसमें क्या होता है, C6H12O6, अब इसमें ऑक्सीजन तो मिलेगा नहीं, तो जब ये टूटता है तो C3H6O3 प्लस CO2 और प्लस क्या निकलता है, 4ATP। 4ATP और 38 ATP क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। यदि आपने मेरा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं, जो रिस्पायरेशन से और डाइजेशन सिस्टम से और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है दोस्तों, अब आपने कुछ चीजें देख ली हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और 38 एटीपी का निर्माण करता है। और यहाँ पे ये एटीपी जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, बायोकेमिकल एनर्जी का यूनिट होता है, यानी एटीपी जितना अधिक होगा ऊर्जा उतनी अधिक मुक्त होगी, एटीपी जितना कम होगा ऊर्जा उतना ही कम मुक्त होगी इस रिएक्शन में।
तो हमने जाहिर से जान लिया कि यहाँ पे ऊर्जा क्या हो रही है, ऊर्जा क्या है, अधिक निकल रही है। यहाँ पे क्या है, ऊर्जा क्या है, कम मुक्त होती है। यहाँ पे ऊर्जा 4 एटीपी ही यूज होती है। एक चीज और बता दो दोस्तों, हालांकि 38 एटीपी का निर्माण तो होता है, लेकिन 2 एटीपी क्या होता है, 2 एटीपी इसी के द्वारा यूज कर लिया जाता है, इस प्रोसेस से, रिस्पायरेशन प्रोसेस में यूज कर लिया जाता है। जो नेट एटीपी होता है, नेट एटीपी वो होता है 36 एटीपी, और इसमें भी 2 एटीपी यूज होता है, तो इसका जो नेट एटीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 एटीपी। यहां तक क्लियर हो गया? यानी ऊर्जा बहुत कम निकलती है और यहाँ पे ऊर्जा बहुत ज्यादा निकलती है। यदि बात करें कि ये किन में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कौन से जीव में होता है, इसमें होता है एनिमल्स में और बर्ड्स में। एनिमल्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, जिसे वायुवी श्वसन कहते हैं। जबकि बैक्टीरिया, फंजाई, और एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन मसल्स, ह्यूमन मांसपेशियों में, ह्यूमन के मांसपेशियों में भी कौन सा रिस्पायरेशन होता है, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। कौन सा रिस्पायरेशन, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। अब जाहिर सी बात है, जब मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, जब उसमें एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो उसमें एक चीज और ध्यान देना दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला किसका है, लैक्टिक एसिड का, लैक्टिक एसिड। तो आपने जब छोटे थे, जब हम भी छोटे थे, तो हमें रटा दिया गया था कि थकान क्यों महसूस होती है इंसान को, तो मसल्स यानी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से। इसी वजह से क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा दौड़ देते हैं या बहुत ज्यादा वर्कआउट कर देते हैं, तो हमारे बॉडी में किस चीज का अधिकता बढ़ जाती है, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे मसल्स में अकड़न या दर्द महसूस होने लगता है। तो जो लैक्टिक एसिड होता है, इसी की वजह से हमारे मसल्स में, क्योंकि ये ह्यूमन मसल्स में भी एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, इसी वजह से हमारे शरीर में जब हम ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं तो हमारे शरीर में अकड़न या मांसपेशियों में दर्द महसूस होने लगता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? दोस्तों मेरी गले में थोड़ी दर्द है, इस वजह से मैं बहुत तेज नहीं बोल पा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोऑपरेट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है दोस्तों? आगे चलते हैं। जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है वो ज्यादातर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है ये ज्यादातर होता है किसका, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म को हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं हिंदी में। इसे एक और नाम से जानते हैं, बताइए कौन से नाम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का ऊर्जा ग्रह के नाम से भी इसको माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं। ये वही ताऊ जी हैं जो कहते थे कि मेरे अंदर ग्लूकोज तो है, लेकिन मैं तब तक एनर्जी नहीं दूंगा जब तक मैं ऑक्सीजन से नहीं मिलूंगा। रिस्पायरेशन के प्रकार, जिसमें एरोबिक रिस्पायरेशन हो गया, एनोरोबिक रिस्पायरेशन हो गया। ये कंडक्ट किस में होता है, ये भी हमने देख लिया कि ये कंडक्ट होता है बैक्टीरिया और फंजाई में, जबकि ये कंडक्ट कहाँ होता है, एनिमल्स में और बर्ड में। यहां तक हमने जान लिया। अब हम जान लेते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे अंग आ जाएंगे, बारी बारी से उन सारे अंगों के बारे में हम जानेंगे। इसको मिटा देता हूं। आवाज बहुत तेज नहीं आ रही होगी, लेकिन इतना तो जरूर आ रही होगी कि आप उसको सुन सकें, ठीक है? एक डायग्राम बनाता हूं दोस्तों, आप भी बना लीजिएगा अपने पेपर में, नोटबुक में।
बनाते चलेंगे और समझते चलेंगे, सीधे सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों ये नोज है, क्या है? नोज। नोज को हिंदी में कहते हैं नाक। आगे जब आगे बढ़ेंगे जब हम, तो इसमें हेयर पाए जाएंगे काफी सारे। इन हेयर का काम होता है, जो एयर में जब हम एयर को इनहेल करते हैं, एयर को जब इनहेल करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं। उन डस्ट पार्टिकल को इन्हीं हेयर की मदद से रोक दिया जाता है अंदर जाने से। बाकी कुछ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल चले भी जाते हैं तो यहाँ पे एक लेयर होता है, इस लेयर को कहते हैं म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है? एक चिपचिपा लेयर होता है जिसमें जो डस्ट पार्टिकल जब एयर जाकर के इससे टकराता है तो एयर, तो जो ड्राई एयर रहता है वो तो नीचे चला जाता है, लेकिन जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं वो यहीं पे चिपक जाते हैं। यहां तक क्लियर? जो आगे बढ़ेंगे तो ये एक कैविटी पाई जाएगी, इस कैविटी को बोलेंगे नोजल कैविटी। दूर दूर में इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको बकायदे, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें इसमें पाई जाती है। क्या पाया जाएगा? नोजल कैविटी, नासिक गुहा भी कह सकते हैं इसको। नोजल कैविटी, नोजल कैविटी दो भागों में बटा होता है, एक ऊपर वाला, दूसरा नीचे वाला। ऊपर वाले भाग को कहते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन, ऊपर वाले को कहते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन और नीचे वाले को कहते हैं रिस्पिरेटरी रीजन। अब दोस्तों इनका फंक्शन क्या होता है? जो ऑल्फैक्टरी रीजन होता है, यहाँ पे कुछ ऐसे नसें निकली रहती हैं जो कि जो हम एयर लेते हैं इसके जो गंध जाता है उसको डिटेक्ट करके, उसको पहचान करके माइंड को सिग्नल भेज सके ये जो आपने एयर लिया है वो सुगंध है कि दुर्गंध है। तो वो जो रीजन होता है उस रीजन को कहते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन। बाकी जो रिस्पिरेटरी रीजन जो होता है ये क्या करता है, जो इसके जो हम एयर लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन करता है? रिस्पिरेटरी रीजन। अब यहां तक हमें क्लियर हो गया। अब जो बक्कल कैविटी और नोजल कैविटी जहां दोनों आपस में मिलती हैं उस रीजन को कहते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स, यही फेरिंग्स से ये जो नली होती है दो भागों में डिवाइड होता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। पीछे की तरफ जो जाता है उसे कहते हैं फूड पाइप, फूड पाइप, और जो आगे की तरफ आता है इसी को कहते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। और ट्रैकिया के सबसे ऊपर वाला भाग जो ये वाला होता है थोड़ी मोटा होता है, ये वाला भाग जो निकला होता है, ये इंसानों में भी निकला होता है ऐसे, इसको बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। इसी को, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। अब इतना तक हम समझ लेते हैं। हमने एयर को इनहेल करा, नोज हेयर पाया जाएगा जो कि डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से रोकेगा। कुछ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल अंदर चले भी जाते हैं तो म्यूकस होता है, वो म्यूकस रोक लेता है, अंदर जाने नहीं जाता है, अपने अंदर चिपका लेता है। अंदर एक कैविटी होती है जिसे कहते हैं नोजल कैविटी। नोजल कैविटी का काम क्या होता है? अब जान, ये नोजल कैविटी दो भागों में बटा होता है। पहले भाग, ऊपर वाले भाग को कहते हैं ओलिफैक्टरी रीजन, और जबकि नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? रिस्पिरेटरी रीजन। ओलिफैक्टरी रीजन का फंक्शन क्या होता है? जो भी हम एयर लेते हैं वो सुगंध है या दुर्गंध है
ये हमें पता लगाने के लिए मदद करता है। ये क्या करता है कि इसके अंदर कई सारे नसें निकली होती हैं। जैसे ही सुगंध या दुर्गंध यहाँ आएगा, ये तुरंत माइंड को या ब्रेन को मैसेज देगा कि जो आप ले रहे हैं एयर, वो सुगंध है या दुर्गंध है। यदि सुगंध होगा तो आपको कहेगा कि यह बैठे रहिए, अच्छी चीज है, सुगंध है, आपको अच्छा लगेगा। जबकि दुर्गंध होगा तो तुरंत आप नाक को ऐसे बंद करेंगे और वहां से निकल लेंगे। आपने अक्सर करा होगा, एक बार अपने माइंड को फ्लैशबैक में ले जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये ओलिफैक्टरी रीजन हो गया। अब ये बक्कल कैविटी और नोजल कैविटी एक पॉइंट पे आके मिलती है। इस पॉइंट को कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स से ये दो नली में बढ़ जाता है। पीछे जो जाता है उसे कहते हैं फूड पाइप, और आगे वाले को कहते हैं ट्रैकिया। आगे वाले को क्या कहते हैं? ट्रैकिया। यहां तक समझ में आया? ओके। अब अब यहां से हम देखते हैं ट्रैकिया से। ये जो ट्रैकिया का सबसे ऊपर वाला भाग होता है, थोड़ी मोटा होता है और बाहर की तरफ निकला होता है ऐसे। इसको कहते हैं लैरिंग्स। इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यदि बात करें लैरिंग्स की, तो लैरिंग्स का जो लंबाई होती है वो फीमेल में होता है 12 से 17 mm, जबकि मेल में कितना होता है? 17 से 24 mm। यानी कहने का अर्थ है जो मेल होते हैं उनमें ये जो लैरिंग्स होता है वो बड़ा होता है। लैरिंग्स बड़े होने की वजह से जो पिच होता है वह कम हो जाता है, और लैरिंग्स छोटे होने की वजह से जो फीमेल होती हैं उनकी जो पिच होती है वो बड़ी होती है। और पिच बड़ी होने की वजह से, पिच अधिक होने की वजह से क्या होता है कि उनकी आवाज पतली होती है, और पिच कम होने की वजह से आवाज क्या होती है? मोटी होती है। यदि मच्छर का भिनभिनाना और शेर के दहाड़ने में बात करें तो किसकी पिच अधिक होगी? मच्छर के भिनभिनाने में जो पिच होगी वो अधिक होगी, और जबकि शेर के दहाड़ने की जो पिच होगी वो कम होगी। इसी वजह से शेर की दहाड़ जो होती है वो मोटी होती है, और मच्छर की भिनभिनाहट जो है वो पतली होती है, सुरीली नहीं होती। बीन बीन बहुत बेकार लगता है। ठीक है, तो लैरिंग्स को किस नाम से जाना जाता है? वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। अब बात करें दोस्तों ट्रैकिया की, तो ट्रैकिया ट्रैकिया के ऊपर ऐसे सी टाइप का एक उपास्थि होती है। अब उपास्थि क्या होती है? हिंदी इंग्लिश में कहते हैं कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। इसको बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज का काम क्या होता है? ये एक सॉफ्ट पाइप को एक पूरी तरह से कवर करता है। कार्टिलेज को हिंदी में कहते हैं उपास्थि। क्या कहते हैं? उपास्थि। तो कार्टिलेज का काम क्या होता है? जब भी हम खांसते हैं या फिर जब भी कभी प्रेशर अधिक हो जाता है तो कार्टिलेज इस ट्रैकिया को फटने से रोकता है। यह एक प्रकार का सॉफ्ट बोन होता है जो कि इस ट्रैकिया को एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है ताकि यह फट न जाए। और ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया की लंबाई होती है 12.5 सेंटीमीटर, जबकि फूड पाइप की जो लंबाई थी वो कितनी थी? 25 सेंटीमीटर, जब मैं फूड पाइप पढ़ा रहा था। तो एलिमेंट्री कैनाल में आपने फूड पाइप की लंबाई देख लिया था, 25 सेंटीमीटर होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, जबकि जो ओइसोफेगस है वो काफी, यानी फूड पाइप काफी नीचे तक आता है। अब यहां से ये दो भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में, ब्रांचों में बढ़ जाता है। क्या? ट्रैकिया। इसे प्राइमरी ब्रांच कहते हैं, प्राइमरी डिवीजन कहते हैं। प्राइमरी डिवीजन दो भागों में बढ़ता है। इस भाग को कहते हैं, इस भाग को कहते हैं, यहां लिख देता हूं, इस भाग को कहते हैं, इस भाग को कहते हैं ब्रोंकस। क्या कहते हैं? ब्रोंकस। जब ब्रोंकस आगे बढ़ता है तो वो लंग से मिल जाता है, इसको कहते हैं लंग।
इसको क्या कहते हैं? लंग। ब्रोंकस आगे बढ़ता है तो कई सारे ब्रांच में टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है, इसे कहते हैं सेकेंडरी डिवीजन। प्राइमरी डिवीजन तो ये होता है जिसे ब्रोंकस कहते हैं। जब सेकेंडरी डिवीजन होता है उसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूलस। क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूलस। यहां तक आपको क्लियर है? अब ये लास्ट में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है सारे ब्रांकियोलस में, इसको बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एल्वियोली। दोस्तों यहीं से अभी हम एल्वियोली की यदि साइज बड़ा करें, ऐसे मान लेते हैं ये एल्वियोली है, तो इसके अंदर क्या एंटर करता है? ऑक्सीजन। और यहीं से, बिल्कुल यहीं से टच होकर के क्या जाता है हमारा? ब्लड वेसल्स जाता है। तो इसमें जो पहले से CO2 रहता है, अब इसमें आता क्या है? ऑक्सीजन। और इसमें से जो ब्लड में पहले से CO2 रहता है वो किसमें छोड़ दिया जाता है? एल्वियोली में। और ऑक्सीजन जो आया रहता है लंग के माध्यम से वो किसमें चला आता है? ऑक्सीजन चला आता है किसमें? ब्लड वेसल्स में। तो यहाँ पे जो गैसों का आदान प्रदान होता है जिसे कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, और जो कोशिका के अंदर होता है उसे इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान हो गया। अब ये जाएगा हार्ट के पास, हार्ट से जाएगा फिर सेल यानी कोशिका में, फिर ये कोशिका से फिर आएगा इसी ब्लड के थ्रू CO2। अब ये CO2 यहाँ पे मिलकर यहाँ पे एक्सचेंज होता है, यही प्रोसेस चलता रहता है। दोस्तों अब हमें जानना है लंग के बारे में यानी फेफड़े के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।